हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो आप सब लोग यार? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे यार। आई एम श्योर वाशने फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। तो यार आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं जो ग्रेविटेशन के बचे हुए हमारे 15 क्वेश्चंस थे जो हमने पिछली बार करे थे। शुरुआत के 15 क्वेश्चंस वो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है 16 नंबर से लेकर के 30 नंबर तक के, वो हम कवर कर रहे होंगे। तो ध्यान से सुनना। ग्रेविटेशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें से 3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं डायरेक्टली मेंस में। तो अगर आप इन 30 क्वेश्चन को अच्छे से करके जाओगे तो आपकी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाती है कि 2 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हो। तो चलिए फटाफट बिना देरी के हम 16वें नंबर से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर। तो 16 नंबर का क्वेश्चन क्या हमको बता रहा है? 16 नंबर का क्वेश्चन हमको बता रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। इसका मतलब 16 नंबर का सवाल हमको बोल रहा है कि भैया जो ग्रेविटी ड्यू टू मून है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू ऑफ मून है, वो हमारी 1/6 है ऑफ अर्थ की। मतलब अर्थ की जो जी है वो 1/6 है हमारी मून की। मून की जो है वो GE/6 है। इसके अलावा हमें बोल रखा है कि जो एवरेज डेंसिटी ऑफ द मून है, एवरेज डेंसिटी ऑफ द मून है वो है हमारा 3/5 अर्थ की डेंसिटी से 3/5 है हमारी मून की। हमको बोला जा रहा है कि हमें रेडियस के, मून का रेडियस बताओ अर्थ के रेडियस के टर्म्स में। देखिए बहुत ही इजी सवाल है। पिछली बार की वीडियो में अगर आपने क्वेश्चन सारे देखे हो तो उसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जो डायरेक्टली रिलेटेड था, जिसमें आपको सिर्फ इतना सा बोल रखा था कि आपको बताना है जी और रो में एक्सेलरेशन रिलेशन क्या होगा, जी और रो में रिलेशन क्या होगा। तो मैं डायरेक्टली भी लिखना चाहूं तो डायरेक्टली भी लिख सकता हूं कि हमारा जो स्मॉल जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर और रो के। आप डायरेक्टली याद कर सको तो डायरेक्टली भी कर लो कि स्मॉल जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर और रो के। नहीं तो मैं बता भी देता हूं कैसे आता है। जी जो है हम लिखते हैं GM/r²। m को जो है हम लिख सकते हैं, m को लिख सकते हैं 4/3 पाई r³ इनटू रो। तो इसका मतलब g इनटू 4/3 पाई r³ रो डिवाइडेड बाय r²। तो r² से एक r कट गया। यहां से हमको मिल जाता है कि g इज इक्वल्स टू 4/3 g पाई r रो। तो हम देख सकते हैं कि हमारा g जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r और रो के। तो मैं सिंपल सी बात लिख देता हूं, g ऑफ m अपॉन g ऑफ e इज इक्वल्स टू r ऑफ m रो ऑफ m अपॉन r ऑफ e इनटू रो ऑफ e। अब हमको दो रिलेशन पूछ करके एक रिलेशन पूछ रहा है, अरे हां की ना। तो gm की जगह पर मैं क्या लिख दूं, GE/6 इनटू GE। दिस इज इक्वल्स टू rm जो हमको पूछा है। रेडियस ऑफ अर्थ हमने r ही लिख दिया। रो m अपॉन रो e पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या 3/5 है। अरे हां ना बोलो यार, रो m अपॉन रो e इज 3/5। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मैं rm की वैल्यू निकाल सकता हूं? rm कितना आ जाएगा, re इंटू 5/18। 5/18 तो जहां तक है इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा हमारा, 5/18 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। ठीक है, यहीं पे अगर मैं आंसर, इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है वो है 0.27। आई थिंक सही ऑप्शन 0.27 है, जिसको आप देख सकते हैं। तो लगभग हाँ वही होगा हमारा सही आंसर। ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं किस पर, अगले सवाल पर, जो कि है हमारा 17th नंबर का सवाल। तो 17th नंबर का सवाल देखिए क्या बोल रहा है। ध्यान से सवाल को पढ़िए, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं, फिर आप खुद से निकाल लोगे। बहुत ही इजी चीज है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इतना। ठीक है, ये हमको वैल्यू याद होनी चाहिए। हमको वैल्यू याद होनी चाहिए एस्केप वेलोसिटी की। कितनी दी है, 11.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर नहीं, किलोमीटर पर सेकंड ही होती है यार, मैंने पहले सही लिखा था। ठीक है, इफ द अर्थ मास इंक्रीजेस टू ट्वाइस इट्स प्रेजेंट वैल्यू, मतलब अर्थ का मास जो है क्या हुआ है, अर्थ का मास जो है वो पुराने वाले का डबल हो गया है। पुराने वाले का डबल हो गया है। रेडियस जो है वो हाफ हो गया है। रेडियस जो हो गया है वो हो गया है हाफ।
तो अब मुझे बताना है कि एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट में 2gm/r, नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं रूट में 2gr। अब जहां पे जिसकी जरूरत हो जाए वहां पे वो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है कि नहीं है। रूट 2gm/r भी होता है और रूट 2gr भी होता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। लेकिन यहाँ पे इसकी जरूरत ज्यादा दिख रही है मुझको, क्योंकि मास में भी चेंज है और रेडियस में भी चेंज है, तो फटाफट ये चेंज कर दो। ठीक है, ये चेंज करूंगा तो क्या आ जाएगा, नया मास क्या हो गया है 2 टाइम्स, और नया रेडियस क्या हो गया है हाफ टाइम्स। तो अब एक बार बताओ, मैं क्या करता हूं, इस 2 को ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा 4 इंटू 2 इंटू gm/r, इस पूरे का रूट। ठीक है, अब 4 का क्या करो 2 बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा रूट 2gm/r। अब इसकी वैल्यू ये तो ve ही है, और इसी की वैल्यू तो हमको दे रखी है 11.2, तो इसका मतलब जो नया ve आएगा, नया ve हो जाएगा 2 इंटू 11.2, जिसका मतलब 22.4 किलोमीटर पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। अरे हाँ कि ना बोलो यार, बिल्कुल सिंपल सा सवाल। चलते हैं 18वें नंबर के सवाल पर। देखिए 18th नंबर का सवाल, 18 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, 18 नंबर का सवाल देखिए क्या बोल रहा है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m एंड 4m। ठीक है, दो बॉडीज हैं जिनका मास है m और 4m। ठीक है, डिस्टेंस क्या है r। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा ये क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसके बीच में कहीं इलेक्ट्रिक बोलो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, उस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल बताना है। अरे हाँ कि ना, समझ आया कि नहीं आया। m यहाँ पे है, 4m यहाँ पे है, इस पूरी लाइन के बीच में किसी एक जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, उस जगह पर मुझे पोटेंशियल बताना है। अरे क्या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है कि नहीं है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट है, कोई अलग चीज नहीं लगानी, बहुत ही सिंपल है। ऐसे सवाल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते ही हैं। ठीक है, अब यहां देखो, मैं मान लेता हूं कि m से x दूरी पर मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो गई होगी, तो यहां से कितना डिस्टेंस बचा, क्या यहां से r - x हो गया कि नहीं हो गया। अरे सिंपल सी बात है, लॉजिकल। तो मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले इस x को फाइंड करते हैं कि आखिर किस जगह पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई। सही बात है, किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हुई। तो हम ये देखते हैं gm/x² should be equal to g into 4m/r - x का होल स्क्वायर। तो g कट गया, m कट गया, g कट गया, m कट गया, r - x upon x का होल स्क्वायर इज 4, r - x upon x is 2, r - x is equals to 2x, r is equals to 3x, x is equals to r/3। इसका मतलब x is equals to r/3, मतलब इस m से r/3 दूरी पर मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है कि नहीं। यहां से r/3 दूरी पर मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, इसका मतलब मुझे r/3 पर पोटेंशियल निकालना है। अब अगर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है एट r/3, तो मुझे निकालना पड़ेगा इसकी वजह से क्या पोटेंशियल है, अरे स्मॉल m की वजह से क्या पोटेंशियल है। अच्छा m की वजह से क्या पोटेंशियल है, कैसे लिखूंगा, माइनस gm/r/3 माइनस g इंटू 4m/r/ कितना हो जाएगा, r - r/3 कितना हो जाएगा 2r/3। अरे हाँ कि ना, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, सही बात है कि नहीं, और इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल, अरे सही बात है कि नहीं है। माइनस gm/r/3 इसकी वजह से, माइनस g इंटू 4m/2r/3 इसकी वजह से, यहां से डिस्टेंस तो 2r/3 है, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, -3 gm/r, और यहां पे आ जाएगा
-6 GM/R, सॉल्व करके -9 GM/R दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिस इज माय आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो गया होगा इससे। वाइस वर्सा, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आता है तो आपका ग्रेविटेशन का थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 19th नंबर का सवाल। नाइनटीन्थ नंबर का सवाल क्या है? इफ अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन एन ऑर्बिट ऑफ 5 r रेडियस। ठीक है भैया, कोई बात नहीं भैया, बहुत बढ़िया भैया, भैया हमको तो मजा आ रहा है भैया। एक सैटेलाइट है जो कि 5 r रेडियस के दूरी पे घूम रही है। r is the radius of earth. The minimum kinetic energy required to be provided to the satellite such that it escapes the gravitational field of the earth. यहाँ पे भैया एक सैटेलाइट है, भैया है चंद्रयान की। अरे बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया भैया। चलिए 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 देखते हैं। देखो क्या करना है, क्या करना है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सिंपल है। मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, कुछ एनर्जी है जो इस सैटेलाइट को बांध के रखी है। अरे हाँ या ना बोलो। कुछ एनर्जी है जो इस सैटेलाइट को बांध के रखी है। क्या उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं? क्या उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बहुत बढ़िया। तो अगर वो एनर्जी मुझे लिखनी है तो वो एनर्जी क्या टोटल एनर्जी होती है? और अगर वो टोटल एनर्जी होती है तो इसका मतलब वो हाफ इंटू GM/5R होगी। अरे होगी कि नहीं? देखो समझो, पहले मैंने क्या बोला। अच्छा इस बात को छोड़ो, सबसे पहले टोटल एनर्जी मुझे निकालनी है। तो टोटल एनर्जी, इस पे माइनस और लगा दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। अगर मैं बोलूं कि टोटल एनर्जी बताओ तो टोटल एनर्जी इज -12 GM/5R। दिस इज माय टोटल एनर्जी, सिंपल सी बात है। दिस इज माय टोटल एनर्जी, ये तो आपको पता होगा फॉर्मूला। अब मैंने ये बोला कि यार कुछ एनर्जी है जो सैटेलाइट को बांध के रखी है। अब मैंने उतनी एनर्जी दे दी तो इसका मतलब वो छूट गया, वो उस बंधन से छूट गया। मैंने तुझको बांध के रखा है, कुछ पैसे के चक्कर, किडनैपर क्या करते हैं, तुझको पकड़ लिया, अब इतने पैसे मिल जाएंगे मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो इसका मतलब कुछ एनर्जी है जो इसको बांध के रखी है। उतनी एनर्जी जैसे ही मिल गई सैटेलाइट, तू निकल तू निकल तू निकल, तो वो उतनी एनर्जी कितनी है? ये दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। जैसे ही इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो क्या तू निकल तू निकल। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या वो Gm/10R नहीं होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, वाह 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 वाह। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है मेरी, अरे गलती कर दी क्या मैंने? एक मिनट, छोटा एम और लगाओ, सैटेलाइट का मास, छोटा एम और लगाओ, सैटेलाइट का मास, सैटेलाइट का मास भी लिखना है। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलते हैं 20वें नंबर के सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। An object weight 98 न्यूटन at the north pole of the earth। ठीक है भैया, ये आपकी अर्थ है भैया, बहुत बढ़िया भैया। ये आपका नॉर्थ पोल है भैया, ठीक है ना। नॉर्थ पोल पर किसी का वेट है, वो बता रखा है 98 न्यूटन है भैया। ठीक है, आपने बोला बहुत भारी हो बेटा। What will be the difference between its true weight and apparent weight if it is kept in a satellite orbiting at a 6r height? और भाई साहब, यहां से 6r की हाइट पे एक सैटेलाइट है और इधर मुझे वेट बताना है कि कितना हो जाएगा। ठीक है, इधर मुझे बताना है कि वेट कितना हो जाएगा। समझ में आया सवाल की नहीं आया? क्या चीज दिमाग में आ रही है? क्या चीज दिमाग में आ रही है? सबसे पहले अगर सिंपल सी बात करूं तो हाइट के साथ हमारी जी वेरी करती है, वेरी विद हाइट। लेकिन यहां पे जी वेरी करने से वेट पे कैसे फर्क पड़ रहा है? अच्छा नॉर्मली अगर मैं बात करूं, मैं अपना वेट निकालना चाह रहा हूं तो मेरा वेट क्या mg होता है।
मेरा वेट क्या mg होता है, क्या यही चीज वेट बताती है? यही चीज तो होती है, वेट बताती है। तो क्या वेट चेंज होना चाहिए हाइट चेंज होने की वजह से? हाँ होना चाहिए, क्योंकि जी चेंज हो रहा है, जी चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेट चेंज हो रहा है। अच्छा अब वेट अगर मैं बोलूं नॉर्थ पोल पे कितना है, अच्छा जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर, आर इज द दूरी, आर इज द दूरी, ठीक है। तो mg की बात करूं तो स्मॉल m इंटू जी एम बाय आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब नॉर्थ पोल पे है तो जो दूरी है वो है r, जो नॉर्थ पोल पे तो दूरी क्या है, कैपिटल आर, जो कि है मेरा अर्थ का रेडियस, दिस इज अर्थ रेडियस, ठीक है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मजा आया मजा आया। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 98 न्यूटन। अब मैंने बोला कि अब g की वैल्यू कुछ चेंज हो गई, मैंने उसको g डैश नाम दे दिया, सही बात है, मैंने उसको कुछ g डैश दे दिया, तो m इंटू जी एम बाई 10r स्क्वायर, 7r स्क्वायर, ठीक है, 7r का स्क्वायर, 7r का स्क्वायर, दिस इज माय न्यू वेट, दिस इज माय न्यू वेट। न्यू वेट क्यों, क्योंकि g चेंज हो गया, g कैसे चेंज हुआ, r की जगह पे 7r आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, जी एम एम बाय 49r स्क्वायर। अरे सही बात है कि नहीं है? तो क्या मुझे एक बार बताओ, क्या इस चीज की वैल्यू तुमको पता है, और इस चीज की वैल्यू भी तो 98 है, जी एम एम बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 98 है, तो 98 डिवाइडेड बाय 49 इज 2 न्यूटन, दैट मींस जो नया वेट है, जो नया वेट है क्या वो 2 न्यूटन है, सिंपल आंसर, बहुत ही इजी तरीके से बता दिया हमको, हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। अब चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है 21। क्वेश्चन नंबर 21 हाजिर हो गया हाजिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 जो हमें क्या बता रहा है, पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट इज, अच्छा भैया प्लेनेट का बताया भैया, भैया प्लेनेट का इतना है, ठीक है हमने भी लिख दिया, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो g है अर्थ का है, ठीक। द एवरेज मास डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट इज दिस, अरे भैया डेंसिटी भी दिया है प्लेनेट का, प्लेनेट का डेंसिटी दिया है 2/3 ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, ठीक है भैया हमने ये भी लिख दिया। इफ द एस्केप स्पीड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज टेकन एज इतना, एस्केप स्पीड हमको बोल दिया है अर्थ का इतना है, अर्थ का एस्केप स्पीड इतना है, तो हमें बताना है प्लेनेट के सरफेस से कितना होगा, मतलब प्लेनेट की एस्केप स्पीड बतानी है हमको कितनी होगी। अच्छा फिर से मैं दोबारा वही चीज को रिकॉल करूंगा कि VE जो होता है वो होता है √2gm/r, और इसके साथ साथ होता है √2gr। अब यहाँ पे खुद जज करो कि ये फॉर्मूला ज्यादा काम का है या ये, देखो आंसर दोनों से आएंगे। हमारा अप्रोच ये है कि हमें इजी तरीके से निकालना है और जल्दी से निकालना है, हमारा काम क्या है, इजी तरीके से और जल्दी तरीके से। तो अब खुद देखो, इसकी तरफ से जाऊंगा तो कुछ डिनोमिनेटर भी है, फलाना फलाना बहुत चीज है, इसकी तरफ से जाऊंगा तो कोई पंगा ही नहीं है, कोई पंगा नहीं है, सारा काम आसानी से है। लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो लिख दूंगा एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, दिस इज रूट ऑफ GE अपॉन RE इंटू 2GP इंटू RP, सही बात। अर्थ का G और अर्थ का रेडियस, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्लेनेट का G और प्लेनेट का रेडियस, बहुत सुंदर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात है इसको फाइंड आउट करना। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही 16 नंबर का सवाल, फिर से हमें पता चल गया कि यार ये चीज तो कभी गलत ही नहीं है ना, ये चीज तो हमेशा ट्रू है। अब ये चीज अगर हमेशा ट्रू है तो बहुत सुंदर, काम बन गया हमारा, हमारा काम बन गया। अरे हमारा काम बन गया कि नहीं बन गया भैया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। GE बाय GP देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, GE बाय GP हो जाएगा 11/√6, 11/√6, RE अपॉन RP क्या हो जाएगा, लिख दिया हमने, ρE अपॉन ρP हो जाएगा 3/2,
3/2। तो यहां से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए RE अपॉन RP। तो RE अपॉन RP जो आएगा हमारा आ जाएगा 2 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू रूट 6। बहुत सुंदर, 2 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू रूट 6, इसको लाके यहां पे रख दो। तो जीई देखो 2 2 तो कैंसिल, इनका काम नहीं है। जीई अपॉन जीपी इज, जीई अपॉन जीपी इज 11 अपॉन रूट 6 इंटू आरई अपॉन आरपी इज 2 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू रूट 6। दिस इज 11 11 से 11 बाहर, नीचे देखोगे तो रूट 6 हो जाएगा 6, 2 से काटोगे तो 3, तो डिनोमिनेटर में 3 बाहर। तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज दिस। हमको बोला जा रहा है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट बताओ, तो दिस इज 3/11 into 11, तो इसका मतलब 3 किलोमीटर पर सेकंड। दिस इज माय आंसर। मैथ्स है तगड़ी, मैथ्स थोड़ा आपको लॉजिकली दिमाग खोल के लगानी है, बाकी कॉन्सेप्ट तो आप यहीं पे समझ गए कि कॉन्सेप्ट ये है और ये है, ये है और ये है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट खत्म है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने 22वें नंबर के सवाल पर। ट्वेंटी 22 नंबर का सवाल मेरी आंखों के सामने आ जाए तो 22 नंबर का सवाल देखिए क्या है। 22 नंबर के सवाल में ग्राफ सा दे रखा है बहुत सुंदर, और हमको पता है, याद है हमको तो कि यार क्या क्या होते हैं। इसको बोल दिया है सी, इसको बोल दिया है बी, इसको बोल दिया है ए, बना किसके अकॉर्डिंग है, ई वर्सेस आर के। देखो यार क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपसे एबीसी पूछा है। अच्छा एबीसी पूछा है तो यार याद रखना पड़ेगा इस बात को। सबसे बड़ी बात यह है कि सी हमारी काइनेटिक एनर्जी का होता है, बी हमारा पोटेंशियल का होता है, नहीं बी होता है टोटल का, और ए होता है पोटेंशियल का। ये आप याद रख लो, ये आप याद रखो। कंफ्यूजन देखो इस बात में तो कभी नहीं होगी सी में, सी काइनेटिक का है हमेशा। क्यों काइनेटिक का, क्योंकि काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। याद करने का तरीका क्या है, काइनेटिक हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है तो वो हमेशा ऊपर वाली है, कोई पंगा नहीं। अब डाउट आएगा तुम्हें इसमें और इसमें कि टोटल कौन सी है, टोटल कौन सी है। टोटल का खुद लॉजिक लगाओ, टोटल ज्यादा होती है कि नहीं होती है पोटेंशियल से। ये फॉर्मूला याद है, यही होता है ना, यही होता है कि गलत होता है, चेक करना मैंने गलत लिखा है कि सही लिखा है। ठीक है चलो मिटा देता हूं अभी के लिए, अभी तुमको आगे बताऊंगा। ठीक, ये बताओ ये चीज याद है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव, पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव तो इसका मतलब ज्यादा नीचे, टोटल कम नेगेटिव इसका मतलब वो ऊपर। ऐसे याद रखो, देखो काइनेटिक तो पॉजिटिव है वो यहाँ की यहाँ है, उसके बाद आता है पोटेंशियल टोटल, पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव तो वो नीचे, टोटल कम नेगेटिव तो वो ऊपर। अब चलिए चलते हैं 23rd नंबर के सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमारी आंखों के सामने आ गया है। A shell of mass m and radius r has a point mass m placed at a distance r from its center। ये शेल है जिसका मास m है, यहां से r दूरी पर एक पॉइंट मास स्मॉल m है। हमें पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस r का ग्राफ बनाना है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अगर ऑप्शन देखें तो सारे नेगेटिव दिख रहे हैं, ऑप्शन देखोगे तो सारे नेगेटिव है, लेकिन एक ही पैटर्न है जो सबसे सुंदर बना हुआ है। ऑप्शन में देखोगे तो सब नीचे बन रहे हैं, सारे इस तरफ हैं, लेकिन एक ऑप्शन है जो काफी सुंदर बना हुआ है और वही हमारे लिए काम का है, वो है ये वाला। देखो इसको तो सॉल्व कराने की भी जरूरत नहीं है, सॉल्व कराने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो कि जब मेरा r लेस देन r है
तो क्या मैं शेल के अंदर हूं? क्या मैं शेल के अंदर हूं? और शेल के अंदर हूं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के माइनस जीएम बाय क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ ना बोलो यार, होगी कि नहीं होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? और जब r ग्रेटर देन r हो जाएगा तो मतलब अब मैं इसके बाहर आ गया, इसके बाहर आ गया तो सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर। अब ये देखो, इस बात को समझो कि हमारा स्मॉल आर कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, कैपिटल आर इज माय फिक्स्ड, जो कि रेडियस है तो फिक्स्ड है। जैसे ही वो इस आर रेडियस के बाहर गया, वो डिपेंड करने लगा स्मॉल आर पर, और वो भी इनवर्सली कर रहा है, तो इसलिए इस टाइप का ग्राफ। तो सिंपल सा सवाल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं, थ्योरी का सवाल है, थ्योरी में पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 हमारी आंखों के सामने, और हमें लग रहा है कि ये रिपीटेड सवाल है, ये सवाल हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24 प्रीवियसली डन। क्वेश्चन नंबर 18 था शायद 18 और 24 एकदम सेम है, बिल्कुल सेम है 18 और 24। इसी के साथ हम चलते हैं अपने 25वें नंबर के सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो है हमारा वो है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट आ गई फिर से, ठीक है, और बोल दिया गया कि इसकी टोटल एनर्जी जो है वो है ई नॉट। टोटल एनर्जी जो है वो है ई नॉट, पोटेंशियल एनर्जी बतानी है यार। अभी तुमको रिलेशन बताया था, अभी जस्ट तुमको रिलेशन बताया था कि क्या होता है रिलेशन। रिलेशन होता है, देखो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड वाइज, तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपली 2 ई नॉट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सवाल, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, चाहे आप खुद का नाम भूल जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये रिलेशन याद होना चाहिए, अपना नाम भूल जाओ भले से, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये रिलेशन याद होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 एंड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल पर, जो कि है हमारा 26वां सवाल। ये तो देखो यार थ्योरी का पार्ट है, इसमें कुछ नहीं बताना, क्या बताना है इसमें, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 देखते हैं क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 हमको बोल रहा है, हाँ ये देखो थोड़ा सही सवाल है, अ प्लैनेट ऑफ मास 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, प्लैनेट है जिसका मास 4 गुना है अर्थ से, स्पिन्स अबाउट इटसेल्फ, रोटेशन कर रहा है, रोटेशन, स्पिन्स अबाउट इटसेल्फ एंड कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 96 आवर्स। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज 96 आवर्स एंड टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज वी नो 24 आवर्स। ठीक है, द रेडियस ऑफ स्टेशनरी सैटेलाइट अबाउट दिस प्लैनेट in comparison to the radius of the geostationary orbit around the earth is। सबसे बड़ी बात है इस क्वेश्चन को समझ के ये पता करना कि पूछा क्या जा रहा है। सबसे बड़ी बात इस सवाल की यही है कि क्वेश्चन तो दे दिया, सबने पढ़ भी लिया, ऑप्शन भी देख लिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि इसको बोल करके पूछना क्या चाह रहा है, इसको समझना कि यार समझ के पढ़ूं और फिर बताऊं कि क्या पूछ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, मुझे दिया गया है कि जो मेरा प्लेनेट है ये स्पिन कर रहा है इसके अबाउट, तो सिंपल सी बात मुझे ये पूछी जा रही है कि इसकी सैटेलाइट कितनी दूरी पे होगी विद कंपैरिजन टू अर्थ। ठीक है, जैसे कि ये मेरा प्लेनेट है, इसकी कुछ सैटेलाइट होगी और ये एक अर्थ है, इस अर्थ की कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगी, जीएस लिख देते हैं उसको। तो विद कंपैरिजन टू अर्थ
हमारे प्लेनेट की सैटेलाइट किधर होगी, ये पूछ रहा है सिंपल, ठीक है। विद कंपैरिजन टू अर्थ, अर्थ का मान लेते हैं अगर r दूरी पर है तो इसकी r डैश दूरी पे है, और इस r डैश का कंपैरिजन करना है मुझे r के साथ, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का सीधा सीधा यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा क्यों गलत है, इस्तेमाल इसी का होगा, लेकिन लॉजिक समझ लो क्या है। अगर मैं तुमको बोलूं कि ये जो टी है, ये टी कब होता है, ये टाइम पीरियड हम कैसे निकालते हैं, तब निकालते हैं ना जब कोई एक प्लैनेट के अबाउट एक सैटेलाइट ऐसे चक्कर मार रही होती है। अरे सही बात है कि नहीं बात है, अरे हाँ ना बोलो यार। जैसे कि मून, मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो अर्थ ये है मेरी, मून क्या तुमको 24 घंटे दिखता है क्या, नहीं दिखता ना। मून कब दिखता है, जब अर्थ का काला वाला साइड होता है, मतलब अर्थ सन के सामने नहीं होती, अर्थ का वो वाला पार्ट जो सन के सामने नहीं है। तो अब ये जो हमारे लिए रात होती है, हमें रात में दिखता है, तो हर बार रात 24 घंटे बाद होती है कि नहीं होती, 24 घंटे बाद दोबारा रात आएगी। जैसे कि आज अगर 26 तारीख है तो 26 तारीख की रात और 27 तारीख की रात में जो फर्क होगा वो 24 घंटे का होगा। क्यों, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ इज 24 आवर्स। तो वही बात अगर मैं इसके लिए कहूं तो इसका जो एक रात के बाद दूसरी रात आएगी वो आएगी 96 आवर्स के बाद। सही बात है। तो तुम्हारा रोटेशन क्या सैटेलाइट के लिए एक रिवॉल्यूशन हुआ, इस बात को ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। क्या मेरा ये रोटेशन मून के लिए एक रिवॉल्यूशन की तरीके से हुआ, समझो इस बात को। भाई साहब अर्थ को रोक दो तो क्या मून एक चक्कर मार लिया 24 आवर्स में, समझे इस बात को। इस पॉइंट से मून चालू करता है, ये हो रही है 26 की रात, 26 की रात के 7 बज रहे हैं, ठीक है। मून गया घूमता 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 यहां आया, और कितना टाइम लगा, 24 घंटे। तो आज कितनी तारीख हो गई, 27 की रात 7 बजे। तो सैटेलाइट के लिए क्या 24 आवर्स का रिवॉल्यूशन हो गया, बस इतना ही सोचना, ठीक है। तो अब मुझे दिख रहा है टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अपॉन टाइम पीरियड ऑफ अर्थ इज, इनका स्क्वायर भी लगा लो, रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब। और रेडियस जो ये r है ये है दूरी, ये r जो है ये है दूरी, दूरी ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है। अब मुझे ये पता है, ये पता है, मतलब 96 का स्क्वायर अपॉन 24 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट या दूरी ऑफ प्लैनेट, ये मुझे बताना है। और अर्थ का पता है r, तो r p क्यूब इज इक्वल टू 96 इंटू 96 अपॉन 24 इंटू 24 इंटू r, 4 टाइम्स, सही बात है ना, 4 4 ही होते हैं ना, 24 इंटू 4 कितना होता है, ठीक है 96। तो आर पी का क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू आर क्यूब, सही कर रहा हूं क्या। आर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर पी की वैल्यू आ जाएगी आर इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 की पावर 1/3 आएगा यार। आर पी की वैल्यू इज आर इंटू 16 की पावर 1/3। क्या है सही, क्या ऐसा ऑप्शन भी है, इसने तो आंसर 4 दिया हुआ है। अच्छा क्या किया है इसने, अच्छा मास भी तो 4 टाइम्स है प्यारे, प्यारे मास भी तो 4 टाइम्स है, आप उसको तो भूल ही गए, आप मास को तो भूल ही गए, मास भी तो 4 टाइम्स है बेटा, बेटा मास को थोड़ी ना भूलना है, हम ऐसी ही गलती करते हैं। देखो मास को भूल गए हम, तो हमारा टाइम जो है वो होता है 2 पाई टी स्क्वायर इज 2 पाई आर क्यूब अपॉन रूट ऑफ जीएम होता है मेरा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए था, केवल टी डायरेक्टली टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से सवाल नहीं हो सकता। और मेरी गलत करने से शायद तुमको भी समझ में आ गया हो कि इस तरीके से हर सवाल सॉल्व हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। क्या हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिल्कुल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अच्छा अब प्लैनेट के लिए लिखना चाहूं तो क्या चेंज हो जाएगी, एक चीज और आ जाएगी जो कि होगी यहां पर 4m, बस
यहाँ पे 4m जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टी पी स्क्वायर, 2 पाई कैंसिल, रूट जीएम कैंसिल, 1/2 बचा, और इधर बचा आर ई का क्यूब अपॉन आर पी का क्यूब। तो आर पी कितना आ गया था, r इंटू 4 एक 2 और आ जाएगा, तो 4 4 जा 16, 16 2 जा, अभी भी गलत आ रहा है क्या, नहीं 8 आना है ना, हाँ डिवाइड में आएगा 2, डिवाइड में आएगा 2, तो हमारा 8 इंटू आर क्यूब आ जाएगा, आर पी का क्यूब, इससे हमारा आर पी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4r, इससे हमारा आर पी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 टाइम्स r। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 27 इज सपोज दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज इंक्रीज। ये अर्थ है, अर्थ की एंगुलर स्पीड को बढ़ा दिया गया है, अर्थ की एंगुलर स्पीड को बढ़ा दिया गया है, तो कॉन्सिक्वेंस बताइए क्या होगा। ये तो सिंपल है, मान लो मान लो मान लो यहां से थीटा पर अगर मेरे को इसकी डायनामिक्स लिखनी है तो कैसे लिखूंगा, अगर मान लो यहां से थीटा पर मुझे डायनामिक्स लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, क्या नीचे की तरफ mg, अरे हाँ ना बोलो यार, और क्या एक m ओमेगा स्क्वायर r, अरे हाँ या ना बोलो यार, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, mg डैश इज इक्वल्स टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। अरे हाँ या ना बोलो यार, अरे हाँ या ना बोलो यार, अरे हाँ या ना बोलो यार। अब ये जो है ये आपका क्या है, चेंज इन वेट। अगर और अच्छे तरीके से बोलना है तो m को काट दो, g डैश आ जाएगा, g डैश जो आ जाएगा g आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। अरे सही बात है कि नहीं है, दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन स्मॉल g। अच्छा, चेंज इन g विद रिस्पेक्ट टू किस पे डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पे और थीटा पे, ओमेगा पे और थीटा पे। अब मैंने सिंपल सी बात बोली है, मैंने बोला कि ओमेगा बढ़ गया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला ओमेगा बढ़ गया। अगर ओमेगा बढ़ गया तो जब थीटा 0 होगा, थीटा 0, थीटा 0 मतलब इक्वेटर, क्या थीटा 0 मतलब इक्वेटर, अच्छा थीटा 0 तो g डैश क्या हो जाएगा, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, क्योंकि cos 0 इज 1, और जब थीटा 90, जब थीटा 90 तो क्या g डैश इक्वल टू g हो जाएगा, क्योंकि थीटा 90 मतलब कि cos 90 मतलब 0, मतलब कि पोल्स पर वेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि देख लो g डैश g रहने वाला है, तो पोल्स पर जो है वो वेट चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन पोल्स को छोड़ के बाकी सब जगह पर कुछ ना कुछ हमारा वेट चेंज हो रहा होगा। तो वो रिलेशन कैसे आता है, वो रिलेशन आता है इससे, और ये रिलेशन कहां से आता है, उससे, डायनामिक्स से। ठीक है, चलिए 28वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, एस्केप वेलोसिटी फॉर अ प्लैनेट इज ve, एस्केप वेलोसिटी भैया दे रखी है और वो दे रखी है ve, a tunnel is dug along a diameter of the planet and a small body is dropped into the surface। ठीक है भाई, बहुत सुंदर, एक ऐसे टनल खोद दिया along the diameter और यहां से एक स्मॉल m बॉडी हमने डाल दी। तो अब हमसे बोला जा रहा है द बॉडी रीचेस द सेंटर ऑफ द प्लेनेट द स्पीड विल बी। सिंपल सा सवाल, जैसे ही ये बॉडी सेंटर की तरफ पहुंच रही है, सिंपल सी बात है ना कि ये बॉडी सेंटर की तरफ जा रही है, जैसे ही ये बॉडी सेंटर पहुंच जाएगी तो फिर मुझे बताना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड कितनी होगी। सिंपल सा सवाल है, अगर मैं तुमको
दो लाइन में बोलूं तो लॉस किस में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, और यही लॉस जो है वो कहां जा रहा है, वो जा रहा है गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। सही बात है कि नहीं है, जो लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में वही हो रहा है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, वही है मेरा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या मुझे सबसे पहले पोटेंशियल पता होना चाहिए? क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये रिलेशन होता है कि नहीं होता। तो पोटेंशियल पता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी निकाली जा सकती है? तो पोटेंशियल क्या होता है सॉलिड स्फीयर का? सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल की बात करूं तो होता है gm बाय 2r³ इंटू 3r² माइनस r²। ठीक है, सही बात है कि नहीं है? अरे बहुत बढ़िया। तो अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि mv सरफेस माइनस v सेंटर, दिस इज माय गेन इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज हाफ mv², दिस इज हाफ mv²। बहुत सुंदर। अब मुझे बता दो पोटेंशियल एट सरफेस क्या है और मुझे बता दो पोटेंशियल एट सेंटर क्या है। ठीक है, पोटेंशियल एट सरफेस और पोटेंशियल एट सेंटर क्या मैं सही कर रहा हूं? बिल्कुल सही कर रहा हूं। ठीक है, तो m इनटू r की वैल्यू को 2 r की स्मॉल r की वैल्यू को r डालो। जैसे स्मॉल r की वैल्यू को r डालोगे क्या ये 2r² हो जाएगा, तो क्या ये बचेगा माइनस gm/r। और जैसे ही आप इस r की जगह पे डालेंगे 0 तो क्या ये -3/2 gm/r हो जाएगा? अरे हाँ ना बोलो। तो ये हो जाएगा प्लस 3/2 gm/r, दिस इज हाफ mv²। m से m को काट दो, ये सॉल्व करके कितना बचा 2r और gm/2r, दिस इज हाफ mv²। 2 से 2 भी कट गया, v की वैल्यू जो आई है वो आई है रूट में gm/r, रूट में gm/r, रूट में gm/r। अच्छा, इसको एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मेट में लिखना है तो थोड़ा सुंदर बनाना पड़ेगा। √2 का मल्टीप्लाई √2 का डिवाइड। जैसे ही मैंने √2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या ये वैल्यू हम जानते हैं, क्या v जो है वो ve/√2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इज अगेन ऑफ ग्राफ। ग्राफ का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 29, और 29 में हमको देखिए दिया क्या है। 29 में हमको बनाना है ग्राफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस आर का। बनाना किसका है वैसे? Which of the following most closely depicts the correct variation of the gravitational potential due to a large planet of radius r and uniform mass density? एक लार्ज प्लेनेट है जिसका मास m है, रेडियस r है। प्लेनेट मतलब कि क्या सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है? क्या सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है? अच्छा, अगर सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है तो क्या सॉलिड स्फीयर का हमें ग्राफ पता होता है क्या वो ऐसा होता है? अरे हाँ ना बोलो। कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हमको पता होता है यार, ये थ्योरी का पार्ट है, ये तो थ्योरी का पार्ट है, हमको पता होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हम जानते हैं, सॉलिड स्फीयर की वजह से क्या होता है, पोटेंशियल ऊपर से ऐसा बनता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो इसका मतलब नीचे बनेगा। तो सिंपल सा सवाल हुआ ना, ये तो सिंपल सा सवाल हुआ। ये रहा रिलेशन, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग तुम्हें ये ग्राफ प्लॉट करना है। रिलेशन क्या है, -gm/2r³ इंटू 3r² माइनस r²। सिंपल सा तुमको पोटेंशियल का इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन से ये ग्राफ प्लॉट करना है। बहुत ही सिंपल सवाल। चलते हैं 30वें नंबर पर। 30वां नंबर जो कि हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन। इसके बाद हमारा ग्रेविटेशन भी समाप्त हो जाएगा। और हमने कितने चैप्टर कर लिए? 5 चैप्टर कर लिए, 4 चैप्टर कर लिए? चलिए गिन के बताएंगे कितने चैप्टर हो गए। प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, 4 तो कर लिए शायद। ठीक है, गो एंड चेक द प्लेलिस्ट ऑफ एनटीए महासंग्राम। इससे आपको बहुत कुछ हेल्प होने वाली है। थोड़ी बाद में बात करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं। और 30 नंबर के क्वेश्चन में हमको बोला गया है a satellite can be in a geostationary orbit around the planet at a distance r from the center of the planet। ठीक है भैया,
यहाँ से r दूरी पे हमारी स्टेशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो रह सकती है। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अबाउट इट्स एक्सिस डबल्स, हमने बोला कि यार ये चीज जो है 2 ओमेगा हो गई, तो अब इसको बैलेंस रहने के लिए, इसको स्टेशनरी रहने के लिए ये r की वैल्यू कैसे चेंज होनी चाहिए? सिंपल सा सवाल ये है। सवाल समझ में आया क्या? अरे सवाल समझ में आया क्या? सवाल वही है, एक प्लैनेट है, प्लैनेट की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कुछ r पे होती है, अरे हाँ या ना बोलो। अगर r पे होती है, मैंने क्या करा, मैंने इसका ओमेगा बढ़ा दिया। पहले कुछ ओमेगा से घूम रहा होगा, मैंने बोला ओमेगा को बढ़ा दो, ओमेगा को बढ़ा के कितना कर दो, 2 ओमेगा कर दो। ओमेगा को बढ़ा के कितना कर दिया, 2 ओमेगा कर दिया। जैसे ही 2 ओमेगा कर दिया, अब इस सैटेलाइट को स्टेशनरी रहने के लिए कुछ दूरी बढ़ानी पड़ जाएगी। अगर दूरी बढ़ानी पड़ जाएगी तो वो दूरी कितनी है, बस ये पूछ रहा है। तो हम तो सिंपल सी बात जानते हैं कि असल में ये जो चीजें आती हैं, ये आती हैं m r ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू gmm बाय r स्क्वायर से। बहुत सिंपल सी बात है, ये हम जानते ही हैं। अच्छा, अब बात क्योंकि इसकी हो रही है और t का रिलेशन हम जानते हैं, t का रिलेशन t स्क्वायर इज इक्वल्स टू r क्यूब होता है। t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। यहाँ पे मास का पंगा नहीं है, मास का पंगा नहीं है, इसलिए हमें डायरेक्टली फॉर्मूले पे जाने की जरूरत नहीं है, मास का पंगा है नहीं। लेकिन t को ओमेगा से चेंज करना है तो कैसे करें? t को ओमेगा से चेंज करना है तो कैसे करें? अगर t को ओमेगा से चेंज करना है तो हम जानते हैं t is 2 पाई बाई ओमेगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं t is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, t is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो क्या इसका मतलब मैं बोल सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब? अरे हाँ या ना बोलो। ठीक है, एक तो यहां से आ गया। एक चीज जो हम जानते हैं कि यार इन सब का ओरिजिन जो है वो तो यही है, डायनेमिक्स। इन सब का जो ओरिजिन है, रिलेशन है, इनका ओरिजिन तो यहीं से है। अगर तुम्हें यही याद है तो क्या पंगे वाली बात नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहां से भी मैं यही चीज लिख पा रहा हूं। जो ओरिजिन है वहां से भी तो यही चीज आई, और थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो भी यही चीज आई। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा 1 स्क्वायर r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर r2 क्यूब। ठीक है, ओमेगा 1 तो ओमेगा है, r1 r है, ओमेगा 2 हो गया 2 ओमेगा, और नया r2 हमें बताना है। तो ओमेगा स्क्वायर तो कैंसिल, r क्यूब इज इक्वल्स टू 4 r2 क्यूब। तो r2 की वैल्यू जो आ गई वो आ गई r अपॉन 4 की पावर 1/3 एंड दिस इज माय आंसर। दिस इज माय आंसर। तो यार इतना ही बताना था, 30 सवाल हमने कर लिए। एनटीए अभ्यास महासंग्राम वाली सीरीज को देख लो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी प्लेलिस्ट जाके चाट लो एकदम बढ़िया तरीके से। दूसरा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, पसंद आई तो प्लेलिस्ट को शेयर कर दो यार, सबको देखने का अधिकार है एनटीए अभ्यास की सीरीज। ठीक है, 30 क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन खत्म कर लिया है पूरा। अब नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, देखते हैं कौन सा। अभी तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।